नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये हमारे जो 6 नंबर की क्लास है आज। और इससे पहले हमने 5 क्लास डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम 100 से अधिक 100 क्वेश्चन हैं लगभग जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 101 से 120 जो क्वेश्चन क्रमांक है हमारा वो डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन पता होना चाहिए कौन सा। चंबल बेसिन से मतलब ये होता है कि चंबल नदी के आसपास का एरिया, जहां से चंबल नदी फ्लो करती है ना। पता है आपको चंबल नदी कहां से जाती है? ऊपर। वेरी गुड, ठीक है। तो उसका बेसिन का सबसे उत्तरी जिला आपको बताना है। बेसिन मतलब जहां पर जिस नदी का किसी भी नदी का बेसिन क्या होता है, जैसे कि मानो कि ये एक नदी है, ठीक। इस नदी का आसपास का एरिया जहां से पूरा अफवाह, जहाँ तक पानी आता है इस नदी में, उसको बेसिन बोलते हैं हम। जहाँ तक कि कवर करती है, अफवाह क्षेत्र होता है, इसको अफवाह क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आसपास का एरिया पूरा का पूरा ये बेसिन कहलाएगा। मान लो कि ये पार्टिकुलर नदी थी ये तो एक, लेकिन ये आसपास का एरिया क्या कहलाता है? इसका बेसिन कहलाता है। तो आपको जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है मुरैना, ठीक है। मुरैना के बाद आपको एक चीज याद रखो कि मुरैना मध्य प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सभी सबसे उत्तरी जिला है। देखो इधर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो आप बोलोगे सर बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे नीचे है, ठीक। सबसे ऊपर कौन है? मुरैना, ठीक। और इधर आपको क्या मिलेगा? अलीराजपुर। सबसे अपना कौन सा जिला आता है? ये सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? अलीराजपुर। और सबसे पूर्वी जिला क्या आता है हमारा? वो आता है सिंगरौली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, आगे आपको मिलेंगे, इसलिए याद रखिए। तो मुरैना चंबल बेसिन का भी सबसे उत्तरी जिला है और साथ में ये मध्य प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला है। कौन? मुरैना। चंबल नदी कहां से निकलती है? वेरी गुड, जानापावा पहाड़ी। महू के दक्षिण में जानापावा पहाड़ी है। और स्पेशल वहां भी याद रखो तो वांचू पॉइंट रहता है, वहां से चंबल का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये इटावा के पास, यानी कि यूपी में अपनी यमुना नदी से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर स्थित है? चलो आपने अगर आंसर सोच लिया तो अच्छी बात है। चलिए, तो इसका सही जवाब तो क्या है भैया? ये है। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते केवटी। केवटी जो है ये रीवा में है। केवटी झरना जो है या केवटी जलप्रपात है ये रीवा में है और ये महाना नदी पर है। कौन सी नदी बेटा? महाना नदी। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चचाई जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 139 मीटर, ये भी रीवा में है, लेकिन ये बिहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर बेटा? बिहड़ नदी पर। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा क्या है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और एक ही आपका रन्हे, तो रन्हे जो झरना है, या झरना बोल दो इसको या जलप्रपात बोल दो, ये केन नदी पर है। कौन सी नदी पर? केन नदी पर। और जिला कौन सा है? छतरपुर। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? हमने पूछा था कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है, तो बताइए कौन सा है? तो आपका सही जवाब है सहस्त्रधारा। इसके अलावा नर्मदा नदी पर आपको कौन कौन सा मिलेगा? नाम सुना होगा आपने, एक कपिल धारा के बारे में सुना होगा, कपिल धारा, और एक दुग्ध धारा, ठीक है। ये नाम सुने आपने कभी? हाँ, ये दोनों के दोनों जो जलप्रपात है ये कहां पर है? आपके अनूपपुर में है, ये जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहां पर आपको मंदार झरना भी मिलेगा जो कि बड़वा में मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको धुआंधार जलप्रपात तो पता ही है कहाँ पर है, वो जबलपुर में धुआंधार, जिसे आप भेड़ा घाट भी बोलते हो, वो भी नर्मदा नदी पर ही है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। चलिए, इसका सही जवाब सहस्त्रधारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सिंगरौली, ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। और इंदौर को क्या कहा जाता है? व्यावसायिक राजधानी, मतलब बिजनेस वाली कैपिटल कौन सी हमारी? वो है आपकी इंदौर, ठीक है। जबलपुर को क्या कहते हैं हम? संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी क्या है हमारी मध्य प्रदेश की? तो आप बोलोगे सर जबलपुर है। बालाघाट को क्या बोलते हैं हम? बालाघाट को हम बोलते हैं मैंगनीज और तांबा, है ना। मैंगनीज नगरी व तांबा नगरी, दो नाम से जाना जाता है बालाघाट को। और सिंगरौली को क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा राजधानी, ठीक है। धार्मिक राजधानी कौन सी है हमारी? तो आप बोलोगे सर उज्जैन हमारी क्या है? धार्मिक राजधानी है। संगीत नगरी कौन सी है? संगीत नगरी, तो आप बोलोगे इसको मेहर या सतना, ठीक है। और सतना को एक और नाम से भी जाना जाता है सीमेंट सिटी।
सीमेंट सिटी, मध्य प्रदेश की सीमेंट सिटी किसे बोलते हैं हम? सतना को ही बोलते हैं। साथ में अगर जिला आए तो संगीत नगरी सतना, या स्थान आए तो मेहर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको? हाँ, ये बालाघाट वाला हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार और इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना, सिंगरौली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा नदी किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है बेनगंगा। क्या जवाब है बेटा इसका? बेनगंगा इसका सही जवाब है। देखो, कान्हा नदी निकलती कहां से है? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा का नाम सुना आपने? छिंदवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? कॉर्न सिटी। कॉर्न सिटी, कॉर्न मतलब क्या होता है? वेरी गुड, भुट्टा, ठीक है। या मक्का, मक्का सिटी बोल दो इसको डायरेक्ट आप, मक्का सिटी। तो छिंदवाड़ा की एक जगह है, उस जगह का नाम है दमुआ। क्या नाम बेटा उसका? दमुआ। जगह याद रहे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन छिंदवाड़ा जरूर याद रखना, क्योंकि छिंदवाड़ा से निकलती है, ये दमुआ है, और ये दमुआ से निकलती है कौन सी नदी? तो आप बोलोगे सर इसका नाम है कान्हा नदी। ये कान्हन नदी है ना, कान्हन नदी। यहाँ पे ना भी रहता, कभी कभी इंग्लिश में यहाँ पर ना लिखा है तो याद है ना, कान्हन नदी। तो ये कान्हन नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से निकलती है, ठीक है। ये बहती हुई महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र का जो जिला है भंडारा जिला। कौन सा? भंडारा। ये भोजन प्रसादी ग्रहण करने वाला भंडारा नहीं है, भंडारा जिला है ये। और इस भंडारा जिला में ये जो होती है बेनगंगा, बेनगंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? बेनगंगा, ठीक है। अब बताओ बेनगंगा कहाँ से निकलती है? वेरी गुड, आप बोलोगे सर ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और इधर से एक वर्धा भी निकलती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? बैतूल से। और ये कहाँ से निकलती है? सिवनी से, ठीक है। तो ये दोनों महाराष्ट्र में जाकर फिर क्या बन जाती है? तो आप बोलोगे सर दोनों को संगम को प्राणहिता कहते हैं, हमने पढ़ा अच्छे से। और प्राणहिता के बाद में प्राणहिता नदी बनती है, जो कि लास्ट में किससे मिल जाती है? गोदावरी से मिल जाती है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप? हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना से याद रखो, कान्हन नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है बेनगंगा की। कान्हन नदी कहाँ से निकलती है? तो उसका जवाब है छिंदवाड़ा से निकलती है, ठीक है। बेनगंगा कहाँ से निकलती है? तो सिवनी। और ये वर्धा कहाँ से निकलती है? तो बैतूल, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए फटाफट। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या था? बेनगंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? आपको बिल्कुल वेरी गुड, आपने फट से आंसर लगा दिया इसका, जबलपुर। बहुत सही, ठीक है। संगमर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं संगमरमर सिटी या नगरी किसे कहा जाता है? तो वो है आपका जबलपुर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा व डोलोमाइट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन ने लगाइए आपके हिसाब से। वेरी गुड, सही जवाब है इसका बालाघाट। देखिए, बालाघाट में 2 खदानें बहुत फेमस है। इसको मैग्नीज सिटी भी कहते हैं, हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड में ही, मैग्नीज नगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जगह है भरवेली, और भरवेली में क्या है? मैग्नीज की खदानें है, बहुत बड़ी खदानें, मैंने यानी कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है मैग्नीज की, भरवेली में। और आपको यहाँ पर एक तांबा की खदान भी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं तांबा। तांबा की खदान है जिसको बोलते हैं हम मलाजखंड। क्या बोलते हैं? मलाजखंड। देखना आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 4 धातुओं का नाम रहेगा, तो आपको तांबा लगाना रहता है। भरवेली का पूछ लेगा, वो क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं डिस्कस करूंगा आपको इसी सीरीज में बताऊंगा आपको मैं। तो भरवेली किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए, और मलाजखंड तांबा के लिए। ये दोनों जगह कहां पर है? तो आप बोलोगे सर दोनों जगह कहां पर है? ये बालाघाट में है। और एक फैक्ट और बता दूं, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन होता है, यानी कि प्रथम स्थान है तांबा में किसका? मध्य प्रदेश का। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट भी मिलता है आपको, और डोलोमाइट धातु है वो भी आपको मिलती है कहाँ पर? बालाघाट में। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? बालाघाट। चलिए, सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? बताइए मेरे को। तो इसका सही जवाब है 24 मई 2008, 18 नहीं 2008। 17 मई को किसको बनाया था? अलीराजपुर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है, तो आप याद रखना 17 मई 2008 को अलीराजपुर को बनाया, और 24 मई 2008 को सिंगरौली को जिला बनाया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, याद रहेगा, रखना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बताइए, फटाफट आंसर सोचिए। और इसका सही जवाब है बांधवगढ़। देखो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो हमारा है, क्या नाम इसका? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा कहां पर? उमरिया में, उमरिया,
ठीक है, तो उमरिया में मिलेगा। और इसके बारे में ऐसा है कि 1968 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। 1968 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था ये। इस पार्क की एक और है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहां पर इस क्षेत्र में बहुत पहले सफेद शेर पाए जाते थे, है ना, सफेद शेर। वैसे सफेद शेरों की भूमि तो रीवा को कहा जाता है, याद रखना ये चीज भी। लेकिन व्हाइट टाइगर का क्षेत्र मतलब बांधवगढ़ से ही वो टाइगर गए थे, रीवा के राजा लेके गए थे टाइगर का नाम क्या था? मोहन। क्या नाम था उस टाइगर का? मोहन। उसी मोहन को बांधवगढ़ के जंगलों से लेकर गए थे कौन? राजा, रीवा रियासत के राजा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी थी। तो आपको पता ही होना चाहिए क्वेश्चन तो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग लगाएंगे अरे होलकर तो मतलब इंदौर लगा दोगे आप। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आप, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत ये पूछा गया है। उन्होंने होलकर वंश की नहीं पूछी। अगर होलकर वंश की पूछते राजधानी तो इंदौर भी सही रहता और महेश्वर भी सही रहता, दोनों थी। लेकिन उन्होंने पूछा सिर्फ देवी अहिल्याबाई। देखो देवी अहिल्याबाई मतलब होलकर वंश। ठीक है, यहां पर देखो आप, ये होलकर वंश था। ठीक है, पूरा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सॉरी। लेकिन आपको बताऊंगा कि यहां पर इसके पहले राजा जो थे वो थे मल्हार, क्या लिखेंगे? मल्हार राव। इनका नाम था मल्हार राव होलकर। ठीक है, ये बने थे आपके 1694 से लेकर लगभग 1766 तक ये राजा रहे थे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। 1766 शायद सही है यही ना। और उसके बाद इनके पुत्र थे, क्या नाम था उनका? मालेराव होलकर। क्या भैया? मालेराव होलकर। इससे पहले जो ये रियासत थी ये मराठाओं के अधीन थी, लेकिन मराठाओं ने क्या किया? मल्हार राव होलकर को यहाँ का नियुक्त कर दिया, प्रधान बना दिया। ठीक है, और इनके अंडर में पूरी की पूरी रियासत आ गई। जैसे कि उन्होंने क्या किया था? सिंधिया को प्रमुख बनाया था ग्वालियर में, उसी प्रकार इंदौर में होलकर को बनाया था। तो मालेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु हो जाती है 67 के समथिंग। कब? 1767 के समथिंग। इसके बाद इनकी जो पत्नी रहती है उनका नाम क्या रहता है? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई इनकी पत्नी रहती है, ये अपना राज संभालती है फिर। ठीक है, तो अहिल्याबाई जो होती है 1767 में क्या बनती है? ये यहाँ की मतलब रानी बनती है और अपने पूरे होलकर वंश की प्रमुख बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इंदौर से अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेती है। कहाँ पर? महेश्वर में। इससे पहले इंदौर ही राजधानी रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1767 तक तो इंदौर राजधानी रहती है। क्या? इंदौर। लेकिन उसके बाद अहिल्याबाई इसको शिफ्ट कर देती है कहाँ पर? महेश्वर में। और महेश्वर राजधानी रहती है 1818 तक। याद रखना, हमेशा नहीं रहती है। 1767 से लेके 1768 तक, याद रखो एक बात, 1767 से लेके 1818 तक क्या रहती है राजधानी? सॉरी शक्तिमान, हाँ, 1818 तक रहती है क्या? महेश्वर। ठीक है, उसके बाद पुनः राजधानी क्या बन जाती है? इंदौर। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। गायकों का वासुदेव समुदाय से है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 रीजन है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। ठीक है, तो आपको एक गायकों का एक वासुदेव समुदाय होता है, याद रखना। कौन सा? वासुदेव समुदाय। ये समुदाय वाले क्या करते हैं? ये समुदाय वाले क्या करते हैं भैया? इसका सही जवाब तो मैंने बता दिया आपको पहले, बघेलखंड, कोई बात नहीं। तो ये समुदाय वाले लोग क्या करते हैं? ये श्रवण कुमार का नाम सुना होगा आपने, जिसने माता पिता की सेवा की थी, अंधे माँ बाप थे। हाँ, उनके गीत गाते हैं ये लोग, समूह में ये गीत गायन करते हैं। और ये जो एक समूह पाया जाता है जो अधिकतर बघेलखंड वाले एरिया में, स्पेशली सीधी सिंगरौली वाला जो एरिया है हमारा, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ये समुदाय होता है और ये गीत गाता है ना। ये क्या होता है? सिंगर होते हैं। तो इनके बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है नहीं। श्रवण कुमार के गीत गाते हैं ये, और ये समुदाय स्पेशली जो वासुदेव समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, वो आपको बघेलखंड में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? बघेलखंड में। रट लेना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत की स्वतंत्रता के समय भोपाल के शासक कौन था? वेरी गुड, भोपाल को पता होना चाहिए आपको। शासक कौन था भैया इसका? तो आपका एक ही जवाब रहेगा, नवाब हमीदुल्ला खान। ठीक है,
अगर भोपाल के बारे में आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप एमपी के जो लेक्चर है, तीसरा या चौथा लेक्चर जाना आप एमपी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भोपाल की रियासत के बारे में मैंने अच्छे से विस्तार से समझाया है। फिर भी आप छोटा सा यहाँ पर देखिए वो ओवरव्यू। भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 से 1726 के मतलब 1723 में की थी और वो राजा बना था वहाँ का 1726 तक, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आप कॉन्सेप्ट है ये वाला। लेकिन इसमें देखिए आप कहीं पर आपको 1947 मिल रहा है क्या? क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था, तो यहाँ पर मिल रहा है हमको 1947 में। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कौन था नवाब? यही क्वेश्चन पूछा था उसने। तो नवाब हमीदुल्लाह खान थे उस टाइम पर। याद रखना इनकी भी भाई ये 3 बेटियां थी, आबिदा, साजिदा, राबिया और साजिदा के बेटे थे इफ्तियार अली खान पटौदी, ठीक है, मंसूर अली खान पटौदी, याद आ रहा कुछ? शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, कुछ तैमूर, करीना कपूर, कुछ याद आ रहा? हाँ, तो ये पूरे सिस्टम समझने के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा डीप में जाकर थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के नवाब कौन थे? तो उसका सही जवाब है हमीदुल्लाह खान। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कलाकारों में से किलो के साथ अपनी कला के लिए कौन जाना जाता है? किलो के साथ अपनी कला, किलो है ना, जिसे अपन नेल आर्ट या बोलते हैं हम नेल आर्ट या किलो के साथ कला। देखिए ये कील होती है, यहाँ पर ये कील दिख रही है आपको, ये सर है, इनका नाम है, नाम आप बताओ क्या है नाम इनका? इनका नाम है वाजिद अली, है ना। ये वो साजिद वाजिद वाले नहीं है, वो वाजिद जो अभी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई वो तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के थे। ये अलग ही है, वाजिद अली खान है, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं हुई है, बहुत यंग है ये, 1981 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। तो वाजिद अली खान इसका सही जवाब है। और वाजिद अली खान क्या करते हैं कि कील के माध्यम से पेंटिंग बनाते हैं, जैसे गांधी जी की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। ये पूरे ये जो आप देख रहे हो ना गांधी जी का चश्मा वगैरह, ये सब ये कील हैं। देखो यहाँ पर देखो इस टाइप की कील, ये छोटी छोटी कीलों के माध्यम से ये पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और गांधी जी की ये प्रतिमा है इनकी, गांधी जी की, ये बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। और इसी पेंटिंग के कारण, मतलब जो कील आर्ट के कारण, इनको 2012 में इस पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। कौन सी बुक में? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता? आयरन नेल आर्ट कहलाता है ये। क्या? इधर देखिए आप, देखिए यहाँ पर देखिए, ये पेंटिंग उन्होंने कील के माध्यम से बनाई है। ये सब कील है ये देखिए आप, ये देखिए। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? आयरन नेल आर्ट। और इसके लिए कौन फेमस है आयरन नेल आर्ट के लिए? तो याद रखना वाजिद अली खान। ये कहाँ के हैं? ये मंदसौर जिला, मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोई दिक्कत? और इनको 2012 में क्या कौन सा मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था इनकी पेंटिंग को, गांधी जी वाली को। इसके अलावा लिम्का बुक में भी शामिल है ये, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं सरकार की तरफ से इस आर्ट के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? या भोजपुर है ना, ये तो भोजपुर नाम से फेमस है, भोजपुर का मंदिर, तो उसका नाम भोजेश्वर है और वो शिव मंदिर है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं भोजपुर को। याद रखना, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का सोमनाथ। और इस मंदिर की जो स्थापना है वो राजा भोज ने की थी। किसने की थी बेटा? राजा भोज ने की थी। ये वेत्रवती नदी के किनारे है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नदी वेत्रवती? अरे भैया वही नदी, कौन सी? बेतवा का एक और नाम है वेत्रवती। तो ये बेतवा नदी के किनारे है राजा भोज का जो ने बनाया था इनको। और ये भोजपुर में क्या? भोजेश्वर मंदिर किसका है ये? मतलब कहाँ पर, जिला कौन सा आएगा? तो आप बताओगे रायसेन जिला आएगा। और मंदिर किसका है? शिव जी का मंदिर है, ठीक है। उत्तर भारत का क्या कहते हैं इसको? उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। वैसे सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। आल्हा लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? आल्हा उदल का नाम सुना होगा आपने। किनका? आल्हा उदल, ठीक है। 2 भाई थे, आला बड़ा भाई था, छोटा भाई था उदल। और ये दोनों भाई जो थे चंदेल राजा, याद रखना नाम, चंदेल के राजा, चंदेल वंश के राजा, क्या नाम था उनका? चंदेल राजा का नाम था परमल। राजा परमल के सेनापति थे ये, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, याद रखना इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। लेकिन एक थे जागनेर रियासत के कौन थे? राजा थे। उनका जागनेर के राजा है ना, यहाँ पर लिखना, जागनेर के राजा, उनका नाम था जगनिक। ने क्या किया? इनने जितनी भी लड़ाई लड़ी, इनकी वीरता को एक 52 लड़ाइयाँ इनको
और इन 52 लड़ाइयों को एक कालखंड में प्रस्तुत किया। मतलब कालखंड से प्रस्तुत करने से मतलब इनको एक संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने, और इनको गाया जाता है। फिर आला उदल के गीत आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो ये वीरता के हैं, और इसमें मतलब ताल को आप बहुत लाउड में बोलना पड़ता है। आला उदल की कहानियाँ पूरी बताई जाती है, कैसे उन्होंने किया है, क्या क्या थे वो, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, किस प्रकार से उन्होंने, याद रखना पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया था इन्होंने एक टाइम पे। तो इनकी कहानियाँ बहुत ही वीरतापूर्वक वाली कहानियाँ हैं। कभी हम जब चंदेल वंश हम पढ़ेंगे ना, उसमें और डीप में पढ़ेंगे इन दोनों भाइयों के बारे में, आला उदल के बारे में पूरी बात, ठीक है। तो अभी तो याद रखो आप कि ये बुंदेलखंड, देखो चंदेल राजा ने अधिकतर कहाँ पर राज किया, बुंदेलखंड में, ठीक है। छतरपुर चले जाओ आप बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ चले जाओ, सागर का ऊपरी पार्ट चले जाओ, तो यहाँ पर चंदेल शासकों का राज था। खजुराहो तो उनकी राजधानी हुआ करती थी, प्रारंभिक राजधानी खजुराहो ही थी उनकी, ठीक है। लेकिन खजुराहो के अलावा भी कुछ राजधानियां थी, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एरिया कौन सा आएगा, तो बुंदेलखंड। आपका सही जवाब क्या रहेगा कि आला उदल की कहानियां या आला उदल की, है ना, इनकी मनौती भी मांगी जाती है, आला की मनौती, तो वो कहाँ पर मांगी जाती है, तो बुंदेलखंड वाले एरिया में ही इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको? वेरी गुड। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंडोला महल कहाँ पर है, तो आपको कहाँ पर मिलेगा ये बताइए? वेरी गुड, मांडू में मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? मांडू। और हिंडोला महल जो है इसको हुशंग शाह ने बनवाया था, याद रहेगा क्वेश्चन, किसने बनाया था? हुशंग शाह ने, ठीक है। हुशंग शाह कौन था? हुशंग शाह कौन था भैया? ऐसा कहा जाता है ये मालवा का पहला इस्लामिक, है ना, पहला इस्लामिक राजा था, इस्लामिक राजा। इसके पिताजी का नाम क्या था बेटा? इसका पिताजी का नाम था दिलावर खां, दिलावर खां थे। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुआ करते थे। कौन? दिलावर खां। फिर इनको राज्यपाल घोषित कर दिया जाता है, कहाँ का? मालवा का। और उन्हीं का बेटा रहता है कौन? होशंग शाह। होशंग शाह का बचपन का नाम क्या था? अल्प खां। और इसी ने क्या किया था? मालवा को कीर्ति पर पहुंचाया था इसके शासनकाल में, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी कब्र भी, होशंग शाह की मकबरा कहाँ पर है, वो भी आपको मिलेगा कहाँ पर? मांडू में मिलेगा, जिसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। और होशंग शाह ने ही मांडू में बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया था, उसमें एक हिंडोला महल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रहेगा हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में। देखिए आप ये वाला महल, हिंडोला महल, इसकी और भी अच्छी पिक मिल सकती है आपको, ठीक है, आप सर्च करना है इसको। चलिए, इनमें से कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है, आप बताओ। पार्वती नदी निकलती कहाँ से बेटा? ये सीहोर का एक जगह है आष्टा, वहां से निकलती है, और इसको 430 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। चंबल नदी है, कहाँ से निकलती है? इंदौर के पास महू है, और महू के पास भी जाना पावा पहाड़ी है, वहाँ का एक पॉइंट है वांचू पॉइंट, वहाँ से निकलती है, और लगभग 965 किलोमीटर बहती है नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो किलोमीटर है वो 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर बहती है, और बिहार में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है कौन सी जो कि गंगा में मिलती है, और उसका नाम क्या है? सोन है। नर्मदा नदी पूरी है 1312 किलोमीटर, इसकी लंबाई टोटल मध्य प्रदेश में 1077 मिलती है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा आएगी। अब आप बताओ दूसरे नंबर पर कौन सी नदी है इनमें? चंबल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो आपका सही जवाब क्या रहेगा बेटा? चंबल रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मध्य प्रदेश के लिए कुल कितनी सीटें आवंटित है? बताओ कितना? तो इसका सही जवाब है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सदन होते हैं हमारे पास बेटा, 2 सदन होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है हमारे पास? राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है इसका चुनाव, तो इसमें वोटिंग करते हो आप लोग, जैसे कि आपने सांसद के लिए भी वोटिंग की होगी, है ना, और मोदी जी भी इसके सदस्य हैं, किसके? लोकसभा के। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें टोटल? 29 सीटें हैं। कितनी हैं? 29 सीटें, जिनमें से 28 सीट पर कितने हैं, किसकी सरकार है, मतलब किसके सांसद हैं? तो बीजेपी के हैं। मात्र एक सीट है ना, कौन सी? छिंदवाड़ा वाली जो लोकसभा सीट है वो किसके पास है? कांग्रेस के पास है। वहां से कौन सांसद है? नकुलनाथ कौन है? नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं। कौन है? कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ। बाकी 28 सीटों पर किसका राज है? बीजेपी का है। वैसे ही राज्यसभा की कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? 11 सीट हैं, ठीक है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, मार्च 2020 में आपने देखा होगा 3 सीटों पर चुनाव हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसमें से 2 बीजेपी को मिली और 1 कांग्रेस को मिली, दिग्विजय सिंह वाली, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल कितनी सीटें? 11 सीटें। इसके अलावा एक सदन हमारा भी होता है, हमारे पास क्या है बेटा? विधानसभा है।
विधानसभा, और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? 230 सीटें हैं, प्लस एक सीट किसके लिए है? इंडो एंग्लो, है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित होती है। राज्यपाल किसी एक समुदाय के किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है विधानसभा के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्रुपद जो गायन है, ध्रुपद गायन, ये ब्रज भाषा से निकला हुआ है, और ब्रज भाषा मतलब ब्रज बोले तो आप चले जाओ यूपी में, ठीक है। तो ध्रुपद गायन होता है, एक शैली होती है गाने की। और ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब रहेगा इसका हमारी राजधानी। कहाँ है हमारी राजधानी? भोपाल में, ठीक है। तो ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। इसके अलावा ग्वालियर में कौन सा समारोह होता है? तो आप बोलोगे सर तानसेन समारोह। देवास में कौन सा होता है? तो कुमार गंधर्व समारोह। कहां पर होता है? देवास में। उज्जैन में क्या होता है? तो आप बोलोगे उज्जैन में होता है हमारा कौन सा? कालिदास समारोह, उज्जैन में, ठीक है। कोई दिक्कत? और भोपाल में तो हो गया आपका कौन सा? भोपाल में एक अलंकरण समारोह भी होता है। कौन सा? अलंकरण, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, इसका नाम है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह। और एक और कौन सा होता है? ध्रुपद समारोह, ये भी कहाँ आयोजित होता है? आप बोलोगे सर ये भी भोपाल में ही आयोजित होता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्लियर है आपको एक एक चीज? ओके, आगे बढ़े। चलिए, रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है? बताइए भैया, रानी रूपमती का महल कहाँ पर है? वेरी गुड, मांडू। आप गए होंगे कभी मांडू में, देखिए आप मांडू एक बार जरूर घूम के आइएगा, ठीक है। मांडू बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मांडू में। तो एक बाज बहादुर मालवा का शासक हुआ करता था, बाज बहादुर, और कभी डिटेल पढ़ेंगे हम तो इसको अच्छे से, लेकिन इतना याद रखिए आज कि बाज बहादुर की संगीत का प्रेमी था, एक प्रकार से राजा भी था ये और संगीत का प्रेमी भी था, संगीत प्रेमी। और एक लड़की थी रानी रूपमती, ये भी संगीत की प्रेमी मतलब संगीतज्ञ थी ये भी, ठीक है। इन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बैठी और इन दोनों ने क्या कर लिया? लव मैरिज, मतलब प्रेमिका हुआ करती थी। ऐसा बोला जाता है कि बाज बहादुर की प्रेमिका थी कौन? रानी रूपमती। रानी रूपमती बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक। तो बाज बहादुर क्या करते थे? इनसे प्यार करते थे और इन्होंने बाद में शादी की, ठीक। अब होता क्या है कि इन्होंने, बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए महल बनाया था। कहाँ पर? मांडू में। तो ये किसको समर्पित है? रानी रूपमती का महल है ये। ऐसा बोला जाता है कि रानी रूपमती इस महल में खड़ी होकर क्या? नर्मदा का दीदार करती थी। दीदार से मतलब उसको देखती थी वहीं से खड़ी होकर। इस महल का ऐसा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था इसको, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस महल में आप जाओगे तो आपको तेल का कुआं भी मिलेगा। अब ये सच्चा है झूठा है मैंने नहीं देखा एक्चुअल में, ठीक है। ऐसा बोला जाता है तेल का कुआं भी है, पहले तेल का स्टोर किया जाता था उनके द्वारा यहाँ पर इस महल के अंदर, ठीक है। रानी रूपमती और बाज बहादुर सारंगपुर आते हैं, सारंगपुर, और ये दोनों क्या करते हैं? सारंगपुर में रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए टाइम रहता है इनके लिए वहाँ पर। और इसी टाइम पर मुगल का सेनापति जो होता है, मुगल शासक यहाँ पर मालवा पर, जो अकबर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अकबर क्या ऑर्डर देता है कि भैया अपने को क्या करना है? मालवा पर अटैक करना है। किस पर? मालवा पर। तो उस टाइम पे ये सारंगपुर में होते हैं और मुगल सेनापति डायरेक्ट इन पर आक्रमण कर देता है। तो बाज बहादुर क्या रहते हैं? बाज बहादुर भाग जाते हैं, है ना, युद्ध भूमि से भाग जाते हैं और बाद में ये मर भी जाते हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है, जो रूपमती रहती है, तो रूपमती तो वहां पर रहती है उस टाइम पे। तो जो सेनापति होता है, वो जो सेनापति का नाम याद नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल, तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। वो सेनापति रूपमती के जो रूप को देखकर अति प्रसन्न हो जाता है और इनको अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है। याद रखना, प्रेयसी वर्ड है ना, प्रेयसी मतलब प्रेमिका बनाना चाहता है। लेकिन रूपमती बोलती है कि भाई मैं तो बाज बहादुर से ही प्यार करती हूँ। और जब मतलब ये जाता है इनसे मिलने के लिए, सेनापति, इनका नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं भूल रहा हूँ अभी, तो वो रूपमती जो होती है विष खाकर, मतलब जहर खाकर अपने प्राण त्याग देती है। इन शॉर्ट कहाँ पर? सारंगपुर में। सारंगपुर कहाँ पर है भैया? तो आपको मिलेगा ये राजगढ़ वाले एरिया में, ठीक है। और सारंगपुर में ही आपको क्या मिलेगी? रानी रूपमती की कब्र या मकबरा। बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो मकबरा है या कब्र है, बाज बहादुर की भी याद रखना, बाज बहादुर। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सारंगपुर में मिलेगा। इन शॉर्ट पूरी स्टोरी कहने का मतलब ये था कि इसका महल यहाँ पर है, लेकिन कभी भविष्य में क्वेश्चन आता है कि रानी रूपमती की कब्र कहाँ पर है या मकबरा कहाँ पर है, तो आपको सारंगपुर आंसर लगाना है। अब आप ये मत सोचना उस टाइम पे, क्योंकि इनकी राजधानी तो मांडू हुआ करती थी, मांडू में रहते थे, फिर सारंगपुर में क्या करने गए हैं, ये पूरी स्टोरी बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी भैया? ये थी रानी रूपमती की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? रूपमती महल कहाँ पर है? मांडू में।
इसके अलावा मांडू में आपको हिंडोला महल हमने पढ़ लिया अभी, हिंडोला महल भी मिलेगा आपको, जहाज महल भी मिलेगा आपको, असरफी महल भी मिलेगा आपको, 12 गेट भी मिलेंगे आपको, परकोटा दीवार भी मिलेगी आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, तो आपको ये लेक्चर भटक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी पुलिस में, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया मैं अपने हिसाब से। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला मालूम होना चाहिए पहले तो आपको, भैया कौन सा? चलिए नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। सबसे लेटेस्ट में जिला कौन सा बना? 2 अक्टूबर 2018 को कौन सा जिला बना? तो आप बोलोगे सर ये निवाड़ी बना। अब निवाड़ी किससे अलग हुआ बेटा, ये भी याद रखना अपने को। तो आप बोलोगे सर ये अलग हुआ किससे बेटा? टीकमगढ़ से। ठीक है, अब आगर मालवा, इससे पहले कौन सा जिला बना फिर 51वां? तो वो था आगर मालवा। जब 52वां है तो 51वां कौन सा होना चाहिए? आगर मालवा। ये कब बना था? तो ये बना था 16 अगस्त, कुछ लोग 15 अगस्त भी बोलते हैं इसको, 16 अगस्त 2013 को बना था। ठीक है, तो ये किससे अलग हुआ था? तो ये आप बोलोगे सर ये शाजापुर से अलग हुआ था। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो कि आगर मालवा किससे अलग हुआ? शाजापुर से। तो शाजापुर कहाँ पर है? क्या भोपाल संभाग में आता है क्या? ये मालूम होना चाहिए आपको। क्या इंदौर में आता है क्या? क्या नर्मदापुरम में आता है क्या? या फिर उज्जैन में आता है क्या? तो इसका सही जवाब है उज्जैन में। मतलब शाजापुर, आपका देवास और आपका ये क्या नाम इसका आगर मालवा, ये सारे के सारे किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग में आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? उज्जैन। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और मुझे उम्मीद है जैसा कि हर बार रहती है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।